हेलो एवरीवन, मेरा नाम जतिन चौधरी है। मैं ईचाई का को-फाउंडर हूँ और आज हम एपिसोड 2 शूट कर रहे हैं बातें स्टार्टअप की, जो हम रेडियो एलजे 90.8 एफएम के साथ कर रहे हैं। पहला एपिसोड का रिस्पांस बहुत ज़बरदस्त आया था और आजकल एआई की बहुत बातें हो रही है, तो मैंने सोचा दूसरे एपिसोड के लिए हम ऐसे लोगों को ले आऊँ जो सिर्फ एआई यूज़ नहीं करते, एआई से बहुत पैसा भी बनाते हैं। प्रोडक्ट से बनाते हैं, सर्विसेज बनाते हैं, अलग अलग तरीके से बनाते हैं। तो मैंने मेरे दो दोस्तों को रीच आउट किया कि हमारा ये एलजे रेडियो एलजे के साथ एक पॉडकास्ट है, तो आप आइए आप थोड़ा। तो हमारे पास है उत्पल वैष्णव जो अपस्क्वायर के को फाउंडर है और हाउस ऑफ स्टार्स भी उनका ब्रांड है, और भावेश पटेल जो brands.live के को फाउंडर है। तो उत्पल भाई एंड भावेश भाई, थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग माई इनवाइट। थैंक यू सो मच जतिन फॉर हैविंग अस। सो आपने जो एआई की बात की, आई थिंक ये जो एआई फर्स्ट एआई नेटिव की जो बातें हैं, पहले सिर्फ फाउंडर लोग करते थे, अब एम्प्लॉयज़ लोग भी करने लगे, एंड आई थिंक दैट्स द विन फॉर एवरीवन इन द गेम। थैंक यू सो मच। यस। थैंक यू सो मच जतिन भाई, थैंक यू सो मच। उत्पल भाई के साथ बैठना इट्स अगेन अ गुड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि एआई में जितना भी कुछ हो रहा है, एवरीडे देयर इज़ अ न्यू थिंग। सो हम जितनी बात करें, जितना शेयर करें, उतना कम है, बिकॉज देयर एवरीडे कुछ ना कुछ नई लर्निंग मिलती है। सो आई लुक फॉरवर्ड कि हम जो इतना शेयर कर सकें और कुछ नई चीज़ें सीख भी सकें। थैंक यू। आपने जो गुड अपॉर्चुनिटी वाली बहुत सही बात है, वो अहमदाबाद में मिलती नहीं, बहुत ट्रैवल करते यस। हैं। तो अच्छा है कि आज सेट हो गया अपना। तो आज ये जो हमारा ऑडियंस है ना, तो एक तो ये रेडियो एलजे में जाएगा, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप को डिस्कवर कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो अभी एआई की बात वो ना कैसे यूज़ करे कैसे, तो वो एक वाला ऑडियंस है। दूसरा वो रेडियो एलजे की यूट्यूब चैनल ईचा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जाता है, तो बहुत सारे लोग इसको लाइव डिस्कवर नहीं करेंगे, लेकिन उसके सोशल मीडिया क्लिप्स वो सब डिस्कवर करेंगे। तो उस कॉन्टेक्स्ट से अपने विल ट्राई टू फिगर आउट कि कोई अच्छा डिस्कशन निकले अपना। सो भावेश भाई, अपना थोड़ा बैकग्राउंड बताओ ना, कि क्या क्या आपने कैसे स्टार्ट किया, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, क्या जॉब करी, फिर brands.live कैसे स्टार्ट किया? सो आई स्टार्टेड विद द साउंड इंजीनियरिंग। इसी तरीके का सेटअप था हमारा। इट्स अर्ली 2005-6 वेयर आई स्टार्टेड इन गुड़गांव। Started with the audio production. I became a sound engineer, then created a lot of jingles for the big brands. क्योंकि हम दिल्ली में थे, आसपास एजेंसीज थी बहुत गुड़गांव में, तो बहुत सारी एजेंसीज के साथ हमने ऑल टॉप ब्रांड्स के लिए मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, ब्रांडिंग के अंदर प्रोडक्शन का काम चालू किया। 2007-8 तक हमने फुल फ्लेज प्रोडक्शन हाउस बन गए थे, जिसमें हम वीडियो, ऑडियो प्रोडक्शन, डायरेक्शन तक पहुंच गए थे। 2012 तक हमने डिजिटल में पकड़ कर ली, क्योंकि डिजिटल तब लॉन्च हो चुका था, यूट्यूब वगैरह। सो डिजिटल प्रोडक्शन में आ गए, काफ़ी डिजिटल के लिए कंटेंट क्रिएट करना और ये करना, टीवी एड्स से लेके कंटेंट क्रिएशन, इंटरनल कम्युनिकेशन ऑफ ब्रांड्स कैसे क्रिएट करते हैं, उस पर ज़्यादा फोकस आ गया। 2016-17 में आई केम बैक टू अहमदाबाद after a long span in Gurgaon. And then I met another co-founder, Bhavesh Korat again. We both share the same name. He is into tech. उनकी खुद की एक टेक कंपनी थी. He is into development and all this. And I came from the advertising background. We started this with the vision to empower the middle section of India, which is the MSME sector, क्योंकि वो एजेंसी हायर नहीं कर सकते. They can't afford the good designers or team of designers internally. सो हमने उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक एप्लीकेशन बेस्ड फॉर्मेट बनाया, जहाँ पे हम कंटेंट खुद क्रिएट करते हैं, उनको प्रोवाइड करते हैं उनके ब्रांडिंग के साथ, विच इज़ 10 सेकंड जॉब उनके लिए, नो ब्रेनर है, वो आके सिलेक्ट करके और शेयर करते हैं सोशल मीडिया पे. एंड दैट्स हाउ वी स्टार्टेड इन 2019. हमने लॉन्च किया, धीरे धीरे समझ में आया कि नहीं, एक की प्रॉब्लम नहीं है, बहुत लोगों की प्रॉब्लम है ये. एंड देन वो इवेंचुअली हम 1 लाख डाउनलोड तक पहुँचे, 10 लाख डाउनलोड तक पहुँचे. एंड टुडे वी स्टैंड ऑलमोस्ट 9.7 मिलियन डाउनलोड पे हम लोग बैठे हुए हैं. सो 11 लैंग्वेजेस के अंदर कंटेंट देते हैं हम. ज़्यादातर छोटे से छोटे बिजनेस को हम कवर करने का ट्राई करते हैं कि हम उसको रेडीमेड कंटेंट दें, उसको कुछ नहीं करना है, और उसके बिज़नेस में जो हेल्प हो सके, कि उसके बिज़नेस के लिए जो प्रमोशनल कंटेंट उसको चाहिए, वो 1 क्लिक में उसको अगर मिल जाता है. सो दैट इज़ द एम दैट वी वांट टू डेमोक्रेटाइज दिस MSME सेक्टर ऑफ इंडिया. सो अभी हम उसको परस्यू कर रहे हैं. दैट्स इट.
वेरी इंटरेस्टिंग। 1 करोड़ का होगा, आपको क्या लग रहा है? बहुत जल्दी। इट्स ना बस अब अगर ठीक से काउंट करने बैठेंगे तो ऑलमोस्ट हो जाएगा अभी। ओके, कोई एक एग्जांपल बताओ ना कि कोई एक बिजनेस है एमएसएमई जो आप बोल रहे हो जिनको आप एम्पावर कर रहे हो, कैसे उनका जर्नी brands.live के स्टार्ट किया और वो कैसे प्रोडक्ट के यूज़ करते हैं, कोई रियल एग्जांपल आप बता पाओ? सो लेट्स से एक शू मैन्युफैक्चरर है, क्योंकि ये लोग हमेशा लोकल एरिया में ही काम करते हैं, ज़्यादातर उनको एक्सपोजर नहीं होता। एट द सेम टाइम अगर उनका एज ग्रुप देखे तो वो ऑलमोस्ट 40-45 के ऊपर पहुंच चुके होते हैं जब से उन्होंने स्टार्ट किया होता है। सो दे आर नॉट वेरी टेक्स हैवी ऑल्सो, एप्लीकेशन यूज़ करना जानते हैं, व्हाट्सएप चलाना आता है। सो हमारा फोकस था कि व्हाट्सएप चलाना आता है अगर उसको, सो वो हमारी एप्लीकेशन भी यूज़ करने आना चाहिए। दैट्स वाई दी brands.live को हमने आसान है कि टैगलाइन से ही पहले से प्रमोट किया है। एंड देन वो अगर हमारे प्लेटफॉर्म पे आता है, अपना लोगो अपलोड करता है और कैटेगरी सिलेक्ट करता है कि मैं शू मैन्युफैक्चरर हूँ। अब उसको एक एज अ मैन्युफैक्चरर कंपनी उसका पेन होता है कि उसको बल्क ऑर्डर चाहिए होते हैं थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर जो मार्केट में ऑलरेडी शू सेल कर रहे होते हैं, जिनके शॉप्स होते हैं, जो होलसेल में वर्क करते हैं, उन लोगों तक उसको बताना होता है कि मेरे पास ये माल अवेलेबल है, इतने बल्क में पड़ा हुआ है और इसका इतना क्वांटिटी है, ये रेट है। सो उन लोगों के लिए हमने प्री डिफाइन हर एक कैटेगरी वाइज कि वो स्पोर्ट्स शूज़ बेच रहा है या कैजुअल शूज़ बेच रहा है, उसके हिसाब से उसके टेम्पलेट रेडी करके प्री डिज़ाइन डिटेल्स उसके अंदर दे दी। वो अपने माल का फ़ोटो खींचता है, उसमें से ऑटोमेटिक बैकग्राउंड रिमूव होकर उसका इमेज क्रिएट हो जाता है एंड देन डायरेक्टली वो प्राइस ऐड करता है उसके अंदर कि ये आज की डेट का माल है, 30 तारीख से पहले या 15 दिन के पहले इसका ये रेट अवेलेबल है, उसके बाद इतना डिस्काउंट नहीं मिलेगा, डिस्काउंट ऐड कर सकता है और शेयर कर देता है अपने व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर। सो दैट इज़ द सेल्स साइकिल, जहाँ से सेल्स शुरू होता है। तो उन लोगों के पास पहले क्या था कि खाली व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, फ़ोटो रॉ खींच के भेज देते हैं, तो इम्प्रेशन इतना नहीं जाता है, क्योंकि सामने जो लोग बाहर बैठे हुए हैं उनको थोड़ा फ्लैशी चाहिए होता है, उनको देखने में अच्छा दिखना चाहिए, तब जाके वो माल को भी उस तरीके से जज करते हैं। एंड दैट इज़ द पेन पॉइंट ऑफ एवरी इंडस्ट्री, जहाँ पे छोटे से छोटे, सेम विद द ज्वेलरी ऑल्सो। सो यहाँ पे हमने सीधा पकड़ा कि उसका बिजनेस कैसे बढ़ेगा। सो डिज़ाइन इज़ मोर ऑफ लाइक इट्स नॉट अ ब्यूटीफुल डिज़ाइन बट इट्स अ कन्वीनियंट की जो उनको सेल्स लाने में हेल्प करे। सो वहाँ से हमने हर एक बिजनेस कैटेगरी को पकड़ा है। और जैसे फॉर एग्जांपल ज्वेलरी में रोज़ सुबह ज्वेलरी का रेट चेंज होता है, गोल्ड रेट। अब गोल्ड रेट आज की डेट में इंडिया में हर सिटी में अलग होता है, हर रीजन वाइज अलग होता है, तो उसके भी टेम्पलेट रेडी है, वो सीधा जाता है सुबह, डाउनलोड करता है और शेयर कर देता है। दैट इज़ द डीपर पेनिट्रेशन जो हमने हर एक कैटेगरी में सोचा हुआ है। ओके, और इसमें आपका बिजनेस मॉडल क्या है? इट्स अ सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल, जहाँ पे वो आता है, एक फ्री ट्रायल लेते हैं और फ्री ट्रायल के बाद वो एक सब्सक्रिप्शन बेस पे बैठ जाते हैं, जहाँ पे क्वार्टरली और ईयरली सब्सक्रिप्शन 2 अवेलेबल है एंड विच इज़ वेरी अफोर्डेबल। कोई इतना उनको फ्लैशी नहीं है, जो उनको इट्स लाइक उनका चाय के खर्चे से भी कम पैसों में उनको ये सब। चाय का खर्चा बहुत होता है लोगों का। कि वो पर डे, मतलब आप चाय का गिन लो तो लोग 100-200 रुपये चाय पे जाते हैं एवरी डे, ओके, मतलब हर दुकान के, तो हमारा तो उससे कम ही पड़ता है। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। अतुल भाई, अपस्क्वायर सॉल्यूशन का ओरिजिन स्टोरी क्या है? So, Upsquare began as my second inning. At that time, we had another name for our organization. So we started as an internet marketing company. So USA में हमारे एक पार्टनर कम इन्वेस्टर थे, उनके पेरेंटिंग निश में उनकी प्रोडक्ट्स हुआ करती थी, उसके लिए हम इंटरनेट मार्केटिंग करते थे। दैट्स हाउ वी स्टार्टेड। लेकिन 5 महीने के अंदर अंदर वो बिज़नेस नहीं चला। दे हैड सम डिफरेंट प्रायोरिटीज बेस्ड ऑन समथिंग, तो हमारी फंडिंग ड्राई हो गई। तो फिर हमने सोचा कि अभी क्या कर सकते हैं, इंटरनेट मार्केटिंग की सर्विसेज बेचने जाएंगे तो चलेगा नहीं चलेगा पता नहीं। एंड अपस्क्वायर स्टार्ट करने से पहले मेरा 10-12 साल का एक्सपीरियंस था सॉफ्टवेयर के वर्ल्ड में, तो मुझे सॉफ्टवेयर वगैरह बनाना आता था, सिस्टम्स बनाना आता था। इंटरनेट मार्केटिंग तो थोड़ी सी उस टाइम पे भी नई चीज़ थी, और पांडा और पेंगुइन अभी 2-3 महीना दूर थे आने के। सो वी थॉट कि अभी क्या करेंगे। पांडा पेंगुइन जो गूगल वाला की जो एल्गोरिथम अपडेट थी, और उसमें पहले क्या था कि मैंने एक कंपनी के साथ काम किया था
तो उनके लिए मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया था, उसका नाम लिंकिंग प्लेटफॉर्म था। तो फॉर एग्जांपल कोई भी बिजनेस है, उसको अपनी वेबसाइट बनानी है, तो हम उसको हमारा लिंकिंग प्लेटफॉर्म का एक सर्विस बेचते थे कि आपका बिजनेस प्रमोशन सर्विस। उसमें हमारा 80 200 300 वेबसाइट्स का एक फार्म था। वहाँ पे हम ऑटोमेटेड कंटेंट करके सारी जगह से उसको बैक लिंक देते थे। तो बैकलिंक देते थे तो उसकी साइट टॉप 10 टॉप 20 में जो डिजायर्ड कीवर्ड्स है उसमें आ जाती थी। दैट वाज आवर सर्विस। तो मुझे द टेक्निकल साइड ऑफ थिंग्स मुझे पता था, बट द बिजनेस साइड ऑफ थिंग्स हमने व्हेन वी स्टार्टेड अपस्क्वायर वो किया, बट वो नहीं चला बिकॉज आवर फंडिंग ड्राइड। तो उस टाइम पे मोबाइल बूम वॉज देयर, सो वी थॉट कि चलो ये मोबाइल एप्स का जो वर्ल्ड है उसमें से शायद वी स्टार्टेड एज एन एक्सपेरिमेंट, बट विद इन 1.5 years वी नॉट ओनली रीच द ब्रेक इवन, बट हमारी एक दो एप्स इतनी चल गई कि फिर हमने उसको फुल टाइम बिजनेस बना दिया। ओके, वेरी गुड। अभी अपस्क्वायर सॉल्यूशंस का स्केल क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, कितने लोग काम करते हैं? So Upsquare is no longer just solutions. So we are Upsquare, and within Upsquare we have two segments. One is tech/IT, one is non-tech. So within tech/IT we have three businesses. One is our services and solutions company. We call it UCS, Upsquare Consulting Services. One is our product wing. We call it BTS. It is Byte Time Software, not the BTS Korea wala. And then third is House of Starts. वो हमारा venture builder है. Through House of Starts, we enable entrepreneurs to co-create ventures. So typically House of Starts बहुत सारी चीज़ें करता है, लेकिन entrepreneurs के लिए वो co-founder का काम करता है. Okay. So this is the technical part of the things. Then other than the technical side of the things, Upsquare also invest in other businesses. हमने करीबन 20 to 23 startups में invest किया हुआ है. And then we are also limited partners with 4 distinct fronts, 3 in India and 1 in Europe. Okay, very interesting. So Upsquare has worked out for you. Yeah. भावेश भाई, आपने, मुझे स्टोरी पता है लेकिन बहुत सारे लिसनर होंगे उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है। आपके को फाउंडर आपको कैसे मिले थे? जनरली ना एक स्टार्टअप चालू करना हो तो को फाउंडर ढूंढने जाते हैं, मिलते नहीं है लोगों को। Yes. आपको कैसे मिले? So we met in a networking event. जस्ट लाइक ईचा नेटवर्किंग इवेंट होते हैं उसी तरीके से हम एक कम्युनिटी नेटवर्किंग इवेंट था, तो वहाँ पे हम पहली बार मिले थे। वी यूज्ड टू, बिकॉज हम एक ही नेटवर्क में थे तो हमने काम भी साथ में शुरू किया। उनकी कंपनी के लिए हम ब्रांडिंग मार्केटिंग का काम चालू किया हमने। सो आफ्टर 1.5 year लॉन्ग एसोसिएशन, जब ये आइडिया आया कि उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया था इंटरनली पर्पस के लिए, बट द स्केल इज़ डिफरेंट, लग रहा था कि इसमें कुछ हो सकता है। देन वी एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आके हमने सोचा कि नहीं, इसको बड़ा करते हैं कुछ और, दिस कुड बी अ गुड बिग बिजनेस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि उस टाइम तक ऐसा कुछ था नहीं मार्केट के अंदर, ये कैटेगरी भी नहीं थी। सो इट्स मोस्ट ऑफ लाइक अ कैटेगरी क्रिएशन। सो बीइंग अ एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म, हमें लग रहा था कि वो अंदर से भूख होती है ना एडवर्टाइजिंग वालों को कि कुछ नया क्रिएट करते हैं। एंड सो दैट इज़ द अगेन किक्ड ऑफ दोनों के लिए कि ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर भी क्रिएट करते हैं जो इंडिया फोकस्ड हो, भारत फोकस्ड हो, एंड भारत में ही बना हुआ हो। सो वहीं से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई दोनों की। तो इसमें एक होता है सामने वाले पे ट्रस्ट कैसे बैठता है, कि एक तो होता है वो वेंडर पार्टनर वाला रिलेशनशिप होता है, तो ठीक है, लेकिन आप साथ में बिल्ड करने की सोच रहे हो तो क्या यू हैव टू एक्सेप्ट द इनएफिशिएंसीज ऑफ ईच अदर, आपको ट्रस्ट करना पड़ता है। एक बड़ा गोल है, जब गोल बहुत आप अचीव करते हो तो कौन कितना पाई लेगा वो भी एक डिस्कशन होता है। राइट। तो आपको क्या लग रहा है कि कौन सी चीज़ वर्कड आउट करी आप दोनों के साथ? आई थिंक द कॉन्फिडेंस ऑन दी वर्क साइड इज़ मोर हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट था उस टाइम पे, बिकॉज दैट वी न्यू ऑलरेडी कि ये काम तो ये कर ही सकता है, एंड दैट इज़ दी स्टार्टिंग पॉइंट कि मुझे पता था कि उनकी कैपेबिलिटी क्या है, मेरी कैपेबिलिटी क्या है, हम लोग क्या बिल्ड कर सकते हैं। सो वहाँ पे कोई क्वेश्चन मार्क था ही नहीं। हाँ, आप दोनों को ट्रस्ट कर लेंगे, दोनों में से कोई काम ही नहीं करे तो पार्टनरशिप का फायदा क्या? यहाँ तो पता ही था कि ये काम तो हो ही जाना है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ कि अंडरस्टैंडिंग कैसे बैठती है और ओवर दी टाइम हम कितना एक दूसरे पे ट्रस्ट रख सकते हैं। तो वो आई थिंक हम म्यूचुअली, क्योंकि एक कम्युनिटी ड्रिवन प्लेटफॉर्म से आ रहे थे, सो वहाँ पे हमें ज़्यादा फ़ायदा हुआ, क्योंकि वो वहाँ पे पहले ही ट्रस्ट सिखाया जा रहा था
कि भाई मैं आप पे भरोसा करूँ, आप मेरे भरोसा करो, फिर बिजनेस होता है बाद में. सो दैट इज़ समथिंग दैट हम दोनों के लिए वर्कआउट किया कि नहीं, पहले कर भला हो भला वाला सिचुएशन था कि भाई पहले काम करो, भला तो हो ही जाएगा एक दूसरे का. सो Okay. वो हमारे लिए वर्कआउट किया है इनिशियली. नाइस. उत्पल, आपने जैसे बताया कि जब मोबाइल का बूम आया तो आप यू कैन कैच द ट्रेंड एंड बिल्ड थिंग्स. अभी एआई का ट्रेंड आ रहा है. तो जब मोबाइल का ट्रेंड बूम हो रहा था तब आपने बहुत सारा करा. अभी एआई का ट्रेंड है तो क्या सिमिलरिटीज लग रही है, क्या चीज़ें अलग लग रही है? सो एआई की जो 2022 एंड से ओपन एआई ने चैट जीपीटी रिलीज़ किया, फिर इतने साल में जो उन लोगों ने अपडेट्स दिया, फिर लोगों का परसेप्शन जो बिल्ड हुआ. पहले क्या था कि वी वुड से कि उसको गूगल कर लो, अभी बोल देते हैं उसको चैट जीपीटी कर लो. तो ये शिफ्ट हुआ है. तो बिकॉज नाउ पीपल हैव एक्सेस टू अ वेरी पावरफुल टूल, लॉट ऑफ एक्टिविटीज हैव चेंज. तो लोग पहले जो काम जिस तरीके से करते थे वो अलग तरीके से करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट माई पर्सनल यूज़, तो मैं अभी गूगल क्रोम यूज़ करता हूँ. आई यूज़ परप्लेक्सिटी का कॉमेट, आई यूज़ डिया करके एक और एआई ब्राउज़र है, उसको यूज़ करता हूँ. एंड देन आई यूज़ एआई के एक्सटेंशंस वगैरह भी करता हूँ. तो मेरे वर्कफ्लो में ये सारी चीज़ें एम्बेड हो गई. तो पहले ये नहीं था. सो सेम चीज़, उसको देखने का तरीका बदल गया. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड कि हम ये पॉडकास्ट जो करते हैं उससे लोगों को क्या बेनिफिट होगा. तो उसका जो फर्स्ट एपिसोड है उसको मैंने देखा तो उसकी लेंथ ज़्यादा थी एंड आई हैड माई हेक्टिक डे येस्टरडे. तो मैंने उसको कॉमेट से रन किया. देन मैंने उसको जेमिनी 3 में जाके उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स निकाले. एंड देन आई ट्राइड टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ पैटर्न एंड व्हाट काइंड ऑफ गोल्स दैट दिस पॉडकास्ट हैज़. अभी ये काम हम अगर 2 साल पहले 3 साल पहले करते तो मेरे पास ये लग्जरी नहीं थी. एआई की वजह से अभी ये चीज़ हो गया. तो इट इज़ जस्ट माई पर्सनल वर्क फ्लो. So, if we talk about understanding the trend and transforming it into the business, so first चीज़ हम ये करते हैं कि AI का जो नए वर्कफ्लोज पॉसिबल है उसके लिए पुराने वर्कफ्लोज है उसको किल करना पड़ता है विथ कॉन्शियसनेस, अटमोस्ट कॉन्शियसनेस, कि पुरानी चीज़ें हैं उतनी ही ज़रूरी है, ऐसा नहीं है. तो वी लेड इट विथ बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग. तो पहले तो जिस तरीके से हम देखते हैं चीज़ों को उसको बदलना है, फिर जैसे करते हैं उसको बदलना है. एंड देन विद इन द स्फीयर ऑफ जैसे करते हैं उसमें एआई और उसकी एप्लीकेशंस बहुत हेल्पफुल है. ओके, वेरी गुड. कुछ मेरे को भी वो शेयर करना है. मेरे को ईचा में पोस्ट लिखनी है कि हमारी पॉडकास्ट में क्या डिस्कशन हुआ था. राइट. तो आपका वो रिसर्च मेरे को काम में लगेगा. डेफिनेटली आई विल शेयर. भावेश भाई, आपके प्रोडक्ट में एक 2-3 एस्पेक्ट है कि एक तो होता है कि आप बहुत सारी इमेज जनरेट करते हो, पर एआई से तो बहुत आसान हो गया है. तो लोगों को आपके प्लेटफॉर्म में क्यों आए हो, गूगल जेमिनी या कौन सा नैनो बनाना वो सब यूज़ करें. तो वो एक एस्पेक्ट है. दूसरा है कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आप में एआई का यूज़ क्या हो रहा है, और दूसरी आपके इंडिविजुअल एज अ फाउंडर कंपनी मैनेज करने में क्या हो रहा है. तो ये 3-4 एस्पेक्ट आप थोड़ा बताइए ना. So AI is shifting the whole narrative. मतलब जहाँ पे हमने जब ऐप शुरू किया था तब जिस तरीके का थिंकिंग था और अभी जिस तरीके से हम प्रोडक्ट को देख रहे हैं और बिजनेस को देख रहे हैं, इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट बिकॉज ऑफ AI. सो वो एक शिफ्ट हमें नज़र आया है और वो एवरी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों कम्युनिकेशन में दिख रहा है. कंटेंट प्रोडक्शन हमने 2.5 लाख, 2.25 लाख, 3.25 लाख इमेजेस हमने खुद मैनुअल एफर्ट से बनाई थी. अर्ली 2020 से पहले की बात है. और इमेजिन द स्केल, कितना ह्यूमन एफर्ट उसमें लगा था. एंड देन सडनली फिर पता चलता है कि नहीं, अब ये ह्यूमनली नहीं मशीन से पॉसिबल हो रहा है. बट दैट लर्निंग ऑफ क्रिएटिंग कंटेंट, सो अगर किसी के पास टूल अवेलेबल भी है, फिर भी द कम्युनिकेशन पार्ट, एक कि भाई इस प्रोडक्ट को सेल कैसे करना है, इस प्रोडक्ट को मार्केट कैसे करना है, पोजीशन कैसे करना है, दैट इज़ समथिंग स्टिल एट ग्रेट लेंथ कि लोगों को अभी भी उसमें बहुत सारा पता नहीं है. जो एंड यूज़र है स्पेसिफिकली, हम जैसे लोग जो ऑल एआई के साथ इतने वेलवर्स है, उन लोगों के लिए बहुत ईजी है कि आप गए, आपने अच्छा प्रॉम्प्ट डाला और आपको आउटपुट मिल रहा है. बट द पीपल जो डे टू डे में बिजी होते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में है या छोटे बिजनेस चला रहे हैं, उनके पास ये लग्जरी नहीं है. ना खुद के पास उतना उनके पास टाइम है कि वो इसमें R&D कर पाए या कुछ ऐसे 5-6 टूल यूज़ कर पाए. सो हमें लगता है कि वो अभी तो बहुत लॉन्ग शॉट है. इसलिए हमारी प्रोडक्ट
ऑल द वे और ज़्यादा फिट हो गई है, क्योंकि हम वो कॉन्टेक्स्ट बना के दे रहे हैं कि मुझे ये प्रोडक्ट सेल करना है, ओके, मुझे और कुछ नहीं सोचना, ये रहा, मेरे को ये मिल गया। तो हमने वो कम्युनिकेशन पे ज़्यादा काम किया है रादर देन दी ओनली डिज़ाइंस। सो हम कम्युनिकेशन में विन कर रहे हैं, एंड दैट इज़ वाई दी ब्रांड्स लाइव इज़ गोइंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे, कि हम ज़्यादा और डीपर जा रहे हैं हर कॉन्टेक्स्ट को लेके। सो एक वो हो रहा है। इंटरनली हमने बहुत कुछ चेंज किया है वर्क फ्लो में बिकॉज ऑफ AI। पहले 80 लोगों की डिज़ाइनर टीम थी, अब वो हार्डली 10-15 रह गए हैं, एंड दैट 10-15 इज़ 100 टाइम प्रोडक्टिव देन दी 80। तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा शिफ्ट आया है वर्क फ्लो के अंदर, दी फ्रॉम क्रिएशन, आइडिया क्रिएशन टू। सबसे बड़ा शिफ्ट हमें देखने को मिला है थिंकिंग में, कि हम जब पहले सोचते थे और अब सोचते हैं, इंटायर थिंकिंग लेवल जो था उसकी बाउंड्रीज और बहुत दूर चली गई, कि अब प्रोडक्ट ही ऐसे सोचना है या कोई नया ट्रेंड ही ऐसे सोचना है कि जो आपकी कैपेबिलिटी से 100x बेटर है, और AI उसको रियलिटी में लेके आता है, पुल आउट कर लेता है। सो वो अभी हमारे अंदर ऐप में भी चेंज आ रहे हैं। हमने नया AI ट्रेंड लॉन्च किया है अंदर ही। आपने बोला 80 डिजाइनर से अभी 10-15 भी, तो व्हाट हैपेंस टू 60? वो फ्रीलांस मोड पे चले गए हैं। ओके, क्योंकि हमें पता चल गया कि अब ये जो उतना प्रोडक्शन तो हम इससे ले सकते हैं, या उससे 10x बेटर हम प्रोडक्शन निकाल रहे हैं, तो उनको हमने अलग जोन में शिफ्ट कर दिया है। बिकॉज अब उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी, कि वो पहले एक मतलब जैसे एक कंपनी का काम कर रहे थे, वो 5 कंपनी का काम घर से भी कर रहे हैं। सो आई थिंक उनके लिए भी पॉसिबिलिटीज 10x हो गई है। अभी अपनी बात जो हो रही थी, AI की वजह से जॉब पे इम्पैक्ट आ रहा है। बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, आप लोगों ने भी बताया कि पहले आपके साथ बहुत सारे टीम मेंबर्स थे, अभी थोड़े कम किए आपने, आप ज़्यादा हायर करोगे फ्यूचर में, लेकिन कम तो हुए। तो AI की वजह से जॉब्स में क्या इम्पैक्ट आ रहा है? सो AI की वजह से जो वर्क फ्लो चेंज हुए हैं, और जो जॉब्स के लिए जो स्किल सेट चाहिए, उसका जो गैप है, उसके लिए शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा चेंजेस दिख रहे हैं। कि फॉर एग्जांपल पहले कोई बंदा है डिज़ाइनर जिसको सिर्फ फोटोशॉप की स्किल्स थी, तो उसको जॉब मिल जाती थी, वो 4-5 साल काम करेगा तो उसकी सैलरी 4-5 टाइम बढ़ जाती थी, एंड देन दैट पर्सन वुड हैव एंजॉयड अ गुड लाइफ। अभी AI के आने से जो इमेज जनरेशन, ये जो नए टूल्स वगैरह आ रहे हैं, तो इससे क्या हो गया कि हाउ पार्ट है वो इजी हो गया, लेकिन वाई एंड व्हाट पार्ट की अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। तो सेम पर्सन, अगर उसके पास वो हम क्यों करते हैं ये स्किल है, सेम डिज़ाइन, तो उसके लिए जॉब्स है, लेकिन उसको सिर्फ हाउ पार्ट करके मीन्स कि एक साइलो में ऑपरेट करना है और ये करना है कि नहीं मुझे तो जॉब अच्छी मिलनी चाहिए, तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है। ओके, भावेश भाई? एक मेजर इम्पैक्ट जो पर्सनली हमें दिख रहा है और हमारे साथ भी हुआ है, कि जो लोगों की सैलरीज एक सर्टन पे स्केल से ऊपर थी, और अब क्योंकि AI की वजह से न्यू जो लोग आ रहे हैं, या जो पुराने जो लोअर पे स्केल में है, वो लोग के पास वो कैपेबिलिटी आ रही है जो हायर पे स्केल में के पास लोगों के पास थी। नाउ चैलेंजेस की जो हायर पे स्केल वाले लोग हैं, एक तो वहाँ पे 2 टाइप के लोग हैं। एक जो नए आप लाते हो बाहर से हायर करते हैं, दूसरी कंपनी से एक्वायर करते हैं, और एक जो पुराने हैं आपके साथ, जो 5-10 साल से सिस्टम में ऑलरेडी बैठे हुए हैं। अब उनको मोल्ड करना, उनको चेंज कराना एक चैलेंज है अपने आप में वो। सो यहाँ पे हमें मेजर शिफ्ट दिख रहा है कि उनको लेट गो करके नए जो एग्जिस्टिंग जो न्यू लोग आए हैं उनको अपस्केल करा के उसी पे स्केल के अंदर आप ज़्यादा काम ले सकते हो। सो ये एक बहुत कंपनीज अपने एंगल से देखती है इस रूट को, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट ले सकते हैं एट दी लोअर पे स्केल, कि जहाँ पे मैनेज हो सकता है। तो चैलेंज है दोनों तरफ। कंपनी की तरफ यह है कि क्योंकि कंपनी के पास अब प्रॉफिटेबल होने का भी प्रेशर है। वैसे देखा जाए तो जो पहले 4-5 साल पहले नहीं था स्टार्टअप की दुनिया में, कि भाई पहले तो था कि बर्न करो, ये करो। नाउ दी ऑल टुगेदर VC और इन्वेस्टमेंट मनी इसी तरीके से देख रहे हैं कि आप कितना जल्दी प्रॉफिटेबल हो रहे हैं। धंधो इज इन। हाँ, सो वो जो गुजराती वाला अपना टिपिकल टर्म है वो अब इन है। सो वो अब उस वजह से कंपनी एकदम लिमिटेड उस पर भी आ गई है कि स्पेंड कैसे कम किया जाए। तो उसी वजह से जॉब्स जा रहे हैं। और आई थिंक जो लोगों को नए जॉब्स चाहिए उसमें क्लियर है कि जो वाई वाला बात था वो बहुत क्लियर है कि अब ओनर्स और फाउंडर्स ये सोचते हैं कि मैं एक बंदा लाऊं
वो खुद इतना कैपेबल हो कि मुझे उसको सिखाना ना पड़े, और वो 10+ समथिंग चीज़ों का एडिशनल वैल्यू लेके आए सिस्टम के अंदर। सो वहीं पे जॉब आ रही है, बाकियों की जॉब जा रही है। ओके, एआई में एक प्रॉम्प्टिंग का बहुत इम्पोर्टेंस है। हाँ, कि आप प्रोडक्ट भी बना रहे हो तो भी प्रॉम्प्ट का एक एंगल तो है। आप अपना कोई पर्सनल एग्जांपल बताओ ना, जहाँ पे आपने कोई प्रॉम्प्ट लिखा और आप यू आर प्राउड ऑफ यू कि मैंने मस्त काम करा है और उसका आउटकम भी आया। वो तो बहुत सिंपल है। फॉर एग्जांपल कोई भी काम करने के लिए, जैसे कि हमारा रिसेंटली अभी कोई सीन चल रहा था कि कोई एक एप्पल का ऐप स्टोर में कोई हमारा वन ऑफ द स्टार्टअप्स का एक इम्पोर्टेंट ऐप था, उसमें कोई एक बहुत ज़्यादा सीरियस हो ऐसा कोई वायोलेशन टीम से हो गया था। तो उसका ऐसा कम्युनिकेशन आया कि उसको क्या रिस्पॉन्ड करना वो लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, और उसकी इम्पेक्ट ये थी कि अगर ये एप्लीकेशन अगर उसको रिमूव कर देते हैं तो उसकी डॉलर वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। तो उसका जो प्रेसिडेंट फाउंडर है वो स्ट्रेस में था। तो हम जो हमेशा करते हैं ऐसा हमने किया कि हमने पहले कहा कि हम उसको खुद कैसे रिप्लाई करेंगे। तो पहले हमने लिखा हमारी लैंग्वेज में, देन वी वेंट टू चैट जीपीटी और उसको बोला कि अभी ये हमको करना है, आप महान हो, हम नहीं है, आप हमको ऐसा प्रॉम्प्ट लिख के दो जो आप समझ सकते हो। तो ये हमने जो टेक्निक यूज़ किया उससे उसने ही ऐसा प्रॉम्प्ट दिया जिसका आंसर उसने इतना अच्छा दिया कि उसका हमारा जो कम्युनिकेशन का जो बैक एंड फोर्थ था वो टिपिकली 8-10 टाइम बार करना पड़ता है, वो सिर्फ 2 बार में हमको वो हो गया। सो प्रॉम्प्ट के लिए वी कैन यूज़ फ्रेमवर्क सच एज CSI। एक ये होता है कि अब कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक एंड इंस्ट्रक्शन, ये सारे फ्रेमवर्क के बहुत सारे फ्रेमवर्क होते हैं, तो वो हम कर सकते हो। लेकिन प्रॉम्प्ट लिखने की भी जो प्रोसेस है उसको मैनुअल करना ज़रूरी नहीं है। वी कैन यूज़ दीज AI टूल्स फॉर ऑटोमाइजिंग दैट प्रोसेस एज वेल, बट फॉर दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड कि उनको कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है और आपकी लैंग्वेज का और उसका ब्रिज कैसे बनाना है। आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यस, बहुत भाई, रियल एग्जांपल, रियल आउटकम बिकॉज ऑफ द प्रॉम्प्ट दैट यू डिड। सो बहुत ही अच्छे कॉन्टेक्स्ट बैठ रहे हैं बिकॉज ऑफ जो कम्युनिकेशन पहले हम बड़ी कंपनीज के साथ नहीं कर पाते थे। लाइक हमारा 2-3 टाइप्स चलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, पार्टनरशिप चलती है। 2-3 जायंट है जिनके साथ हम कम्युनिकेशन करते हैं इसके अंदर। नाउ जो नेगोशिएशन पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने कोट किया है कि भाई हम एक्स अमाउंट पर मंथ लेंगे, और वो आते हैं कि नहीं हम वाई अमाउंट ही देंगे। और उसके लिए जो कॉन्टेक्स्ट बैठता है कि डेटा इतना यूज़ हो रहा है, आपका सर्वर इतना यूज़ हो रहा है, बहुत सारे टेक्निकल पैरामीटर्स हो रहे हैं। अब हमें तो पता है, हम बात कर सकते हैं, और हम वैसे भी गुजरात से बिलोंग करते हैं तो वो टेक्निकल लैंग्वेज में हम बात कर लेते हैं, बट वो जो बहुत पॉलिश बेंगलोर की लैंग्वेज होती है वो यूज़ करने के लिए हमें चैट जीपीटी काम आ रहा है एक तरीके से। कि हम 2-3 कंपनियां हैं जिनके साथ अभी हम डिस्ट्रीब्यूशन में है। तो जो नेगोशिएशन मोड है वहाँ पे हमें बहुत हेल्प हो रही है, उसको कॉन्टेक्स्ट वाइज सेट करके कॉस्ट को जस्टिफाई कैसे करते हैं, जस्टिफिकेशन ऑफ कॉस्ट देने के लिए जो ब्रेकअप्स हम देते थे पहले, वो ब्रेकअप्स अभी और ईजी हो गए हैं। सो हमने मतलब मैं नाम नहीं लूँगा उस कंपनी का, बट हमने उनके लिए साथ बहुत ही नेगोशिएशन में हमने चैट जीपीटी यूज़ किया। सो ये Okay. नेगोशिएशन की जो बात कर रहे हैं उसका एक मैं एग्जांपल शेयर करना चाहूँगा प्रॉम्प्टिंग का। सो देयर इज़ अ पर्सन कॉल्ड क्रिस वॉस। वो FBI का मास्टर नेगोशिएटर था। FBI में जो लोग हॉस्टेज में ले जाते हैं उसकी एक थियोरी है कि नेगोशिएशन कैसे करना है। तो हमने हमारी पूरी लीडरशिप टीम को नेगोशिएशन में इफेक्टिव बनाने के लिए एक प्रॉम्प्ट बनाया जिसमें उसको ये बोला कि आप क्रिस वॉस हो ओके, और आपको उसकी मेथड्स पता है। जैसे कि देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड मिररिंग। आपने बोला कि मुझे ऑरेंज जूस अच्छा लगता है, तो मैं ये बोलूँगा कि यस आपको ऑरेंज जूस अच्छा लगता है, दैट्स अ मिररिंग मेथड। देन देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड टैक्टिकल एम्पैथी। सो आई विल ट्राई टू एम्पैथाइज विथ योर इमोशंस, but I will try to put forward my point also slowly. And then third thing, every negotiation has to be win-win. तो उसका सेंट्रल आइडिया ये रहता है कि सामने वाले को ये लगना चाहिए कि वो जीत रहा है, लेकिन उसका आउटकम ये हो कि उसके लिए भी विन हो, हमारे लिए भी विन हो। तो ये जो पूरी प्रोसेस है नेगोशिएशन के लिए, उसका हमने एक प्रॉम्प्ट बनाया। और हम कोई भी कम्युनिकेशन करना है, बिकॉज नेगोशिएशन इज एवरीवेयर, इवन इन नॉर्मल ईमेल कन्वर्सेशंस विथ वेंडर्स, कस्टमर्स, एवरीवेयर। और कस्टमर सपोर्ट वाले लोग भी ये यूज़ करते हैं। तो उसमें हम उसको ये बोलते हैं कि ये जो हमारा प्रॉम्प्ट है उसको यूटिलाइज करके आप मुझे आंसर जो है उसका पॉइंट ऑफ व्यू आप दो कि किस तरीके से मुझे लिखना चाहिए। तो कोई और प्रॉम्प्ट है
उसको देने से पहले ये प्रॉम्प्ट हम यूज़ करते हैं, तो नेगोशिएशन में तो बहुत हेल्प करता बहुत है। हेल्प करता वेरी गुड। मेरा है ना, मैं वेट करता हूँ कि मेरा डिस्कशन ये बड़ी बड़ी कंपनी वालों के साथ होगा, क्योंकि वो लोग हो गया वो विंडो में होता है कि अगर वो लोग डिस्कशन में, तो एक इंडिविजुअल का डिसीजन होगा नहीं कि मेरे साथ डिस्कशन बंद करे, क्योंकि उनके सिस्टम में गया होगा तभी डिस्कशन चालू हुआ है। तो आपको पता है कि वो सामने वाला छटक के तो जाएगा नहीं, उसको फॉलो थ्रू करना पड़ेगा। तो वहाँ पे यू एक्सपेरिमेंट विद लॉट ऑफ थिंग्स, जब वन ऑन वन डिस्कशन में शायद नहीं करोगे, लेकिन ब्रांड के साथ डिस्कशन में आप करोगे। तो मैं भरपूर उपयोग करता हूँ चैट जीपीटी और मेरे डिस्कशन का, क्योंकि मेरे को पता है कि वो विंडो में रहेंगे और दे आर सपोज टू आंसर ऑल द क्वेश्चन दैट यू विल हैव। यस, तो नहीं, आपने एक डिसीजन ले लिया है, जैसे मेरे एक फ्रेंड है, उसका साथ ऐसा हुआ था कि किसी बड़े क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ने उसका अकाउंट बंद कर दिया था। तो वो केस में एस्केलेशन होता है, वो लोग कभी जवाब नहीं देते हैं, फिर वहाँ पे लिखो वहाँ पे, लेकिन आप यू गो फुल थ्रोटल देन कि भाई आप एक इंडियन बिजनेस का अकाउंट कैसे बंद कर सकते हो। देयर आर सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स दैट यू आर सपोज टू फॉलो। एक कंपनी रेप्यूटेड है, आप तो एक जगह इवेंट में आपका फाउंडर जाके ऐसा बोला था कि हम तो इंडिया के लोग फाउंडर्स को बहुत बढ़ावा देते हैं, जबकि आपने ऐसा डिसीजन ले लिया है, कैसे चलेगा। ये 5 लोगों ने मेरे को अवार्ड देके रखा है, सेम लोगों के साथ आप पिच मारने जाते हो। तो ऐसा बहुत ज़बरदस्त लंबा किया था, जो जनरल बोला जाता है कि किसी को लंबा ईमेल करो तो कोई जवाब नहीं देगा, पर इस पर्टिकुलर इंस्टेंस में दे आर सपोज टू फॉलो थ्रू, उनके सिस्टम में रिकॉर्ड हो जाता है। फिर सडनली ऐसा वो लोग चमक गए कि उन्होंने कॉल कर दिया। ये मेरे का नहीं, मेरे दोस्त के लिए मैंने किया था, लेकिन फिर मुझे वहाँ से मेरे को थोड़ा इंसाइट मिला कि वो कस्टमर सर्विस वाली पब्लिक होती है ना, जहाँ पे आप फंसे हुए और ब्रांड के साथ कर रहे हो तो आप फुल थ्रोटल जाओ, बहुत जबरदस्त आउटकम आता है। क्योंकि उसका दूसरा एक्सटेंशन लोगों को पता है कि ट्विटर पे जाओगे तो तुरंत ब्रांड कॉल करती है। तो इंटरनल ईमेल में भी आप अगर प्रॉपर अपना एक लॉयर की तरह अपना केस प्रेजेंट कर रहे हो, तो देयर आर वेरी हाई चांसेस यू गेट अ फेवरेबल रिस्पॉन्स, बिकॉज उनसे वो डरते हैं, उनके सिस्टम में रिकॉर्ड होता है। तो क्या, तो ऐसा कोई इंडिविजुअल, उनसे थोड़े डरते हैं लोग कि भाई ये बंदा मेरे पीछे पड़ जाएगा, राइट। तो आपको फाइट नहीं करना, क्योंकि वो लोग भी अगर एटीट्यूड पे आ जाएगा तो आपको दबा देंगे। तो आपको सटल रखना है, बट एट द सेम टाइम आपको उनको थोड़ा बताना है कि यू आर विलिंग टू गो फुल थ्रोटल इन योर आर्ग्यूमेंट, देन देयर आर वेरी हाई चांसेस दैट दे रिस्पॉन्ड फेवरेबली। और एक होता है ना कि AI यूज़ करके, आपने जैसे इंट्रोडक्शन में हुआ था, पैसे बनाए आप लोगों ने। भावेश भाई, आपने फंड रेस किया है। यस। तो अब किन से रेस किया, कैसे किया? सो फंड रेज हमने इंडिया क्वेश्चन बेंगलोर बेस्ड VC है, उनके साथ किया है। हमने $1 मिलियन रेस किया था। सो हम ढूंढ रहे थे कि इस स्पेस में कौन फंड करता है। बहुत सारी जगह हमने पिचिंग दिया, बहुत सारे लोगों ने रिजेक्शन भी दिया, क्योंकि ये स्पेस तब नहीं थी, कंज्यूमर स्पेस था, मतलब सोशल एंगल था। तो उसमें बहुत कम VC थे जिनको इस स्पेस में बिलीव था या जिनके थीसिस से मैच हो रहे थे। सो दैट वाज अ जर्नी जो हमने काफ़ी लंबे टाइम के लिए पिचिंग किया। बहुत सीखने को मिला, बहुत सारी जगह पे ना सुनने को मिला, बट हम कॉन्फिडेंट थे क्योंकि हमारे पास उस टाइम पे फिगर्स भी थे, आंकड़े भी थे, डाउनलोड्स भी थे। तो हमें एटलीस्ट मार्केट से अर्ली जिसको बोलते हैं कि एक रिस्पॉन्स मिल चुका था। हम रेवेन्यू भी कर रहे थे, प्रॉफिटेबल भी थे। तो आई थिंक दैट गोज इन आवर फेवर जब हमने फंड रेस किया बेंगलोर बेस्ड VC। जब आप बोलते हैं बहुत सारा सीखे, क्या सीखे? सो आई थिंक क्लैरिटी वो थी कि इस स्पेस में पैसे कैसे बनाने हैं, बिकॉज MSME वॉज दी एरिया जहाँ पे सारे VCs का थीसिस था कि भाई ये पैसे नहीं देंगे आपको, सब्सक्रिप्शन पे तो बिल्कुल नहीं देंगे। मतलब वो चलन ही नहीं था। उसके बाद ये नेटफ्लिक्स और जियो और ये सब तो आए कि अब जाके वो लोग सब्सक्रिप्शन बेस पे इतना पैसा ले रहे हैं। बाकी सो तब ये था कि इनसे पैसे निकलवाना इट्स लाइक हार्ड, वो एक बहुत ही टफ टास्क था। सो वो हमने इनिशियली क्रैक कर लिया था कि हमें लगा था कि हमने एटलीस्ट हम रेवेन्यू ड्रिवन थे, हम आइडिया और प्रोटोटाइप लेके नहीं गए थे, बिकॉज अगर वो लेके जाते तो बिल्कुल नहीं मिलता, वो तो गारंटी थी कि सो वो हमें अच्छा वो एक एडवांटेज हो गया, एडवांटेज था। यस। उत्पल, आप स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हो, आपने ऐसा बोला आप LP भी हो कुछ फंड्स में, सो व्हाट इज इट दैट मेक्स यू इन्वेस्ट इन अ स्टार्टअप? बिकॉज आप तो खुद के पैसों से डालते हो ना, जैसे। सो सिंपल है कि जब आप बिजनेस को एक लेवल पे ग्रोथ करना चाहते हो, तो आइडियल यूज केस फॉर अ गुज्जू एंटरप्रेन्योर इज कि मैं बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हायर करके अपने बिजनेसेस में प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बिजनेस यूनिट सेट करता जाऊं। लेकिन हर बार वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ के जो और स्टार्टअप फाउंडर्स हैं वो भी गुज्जू हैं। उनको किसी की कंपनी में काम नहीं करना है, उनको खुद की कंपनी में काम करना है।
तो इन माय कंपनी अ कपल ऑफ पीपल लेफ्ट, और सब लोग जिनको छोड़ के जाना होता है उनका एक पटेल फ्रेंड होता है, या तो वो यूएसए में होता है या तो यूके में होता है। वो उसको बोलता है कि भाई आपको मैं 50 लाख 1 करोड़ देता हूँ, तू तारे धंधो चालू कर ही दे। और फिर वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं। और बिजनेस में जब आप एम्प्लॉय होते हो तब आप स्किल के राजा हो, लेकिन जब आप बिजनेस करते हो तब आपको स्किल इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द होल सेट ऑफ एक्टिविटीज़ दैट यू शुड बी डूइंग। तो उसमें बहुत ज़्यादा बिजनेसेस नहीं चल पा रहे थे, और वो जो बंदा 2 साल के पहले छोड़ के गया हुआ था कि सर फिर से जॉब करनी है, तो आई थॉट कि ऐसा क्यों होता है। तो गुज्जूस ऑपरेट लाइक दिस, कि उनको किसी के साथ काम नहीं करना है। तो आई स्पॉटेड एन अपॉर्चुनिटी कि मैं ही उसका पटेल फ्रेंड बन जाता हूँ। आई लर्न अ लॉट फ्रॉम पटेल्स, सो वो तो हम कर ही सकते हैं। तो मैंने कहा आप अपना आइडिया लेके आओ, मैं आप में पिच करके मैं आप में इन्वेस्ट करूँगा, अगर आपका आइडिया है उसको अगर हम बैठ कर पाए तो उसमें से 1-2 बंदे ने अपने आइडियाज़ दिए, और उसको मैंने ये ऑफ़र दिया कि आपको 5-6 घंटा काम करना है तो आपकी सैलरी भी चालू रहेगी, और 5-6 घंटा काम करना है, 10 घंटा काम करना है तो आपका स्टार्टअप भी चालू रहेगा। मुझे ड्रिवन लोग जो 12-16 घंटे काम करने वाले हो, ऐसे मेरे साथ रहने लगे, और उनमें हमने इन्वेस्ट किया। तो इनिशियल स्टार्टअप्स तो हमारे यहाँ से ही आए थे। सो ऐसे हाउस ऑफ स्टार्स का बर्थ हुआ। वो इट वाज एन इनसाइड प्रोग्राम। देन फिर हमने उसको पब्लिक फेसिंग भी कर दिया। एंड देन टिपिकली कोई बाहर का स्टार्टअप के साथ हम काम करते हैं, तब मैं ये देखता हूँ कि ये जो फाउंडर है उसके, जो भी फाउंडर्स है उसका जो प्रॉब्लम वो सोल्व करने की ट्राई कर रहे हैं, उसकी रेलेवेंट स्किल्स क्या है, उनका माइंडसेट क्या है और उनकी ड्राइव क्या है, एंड देन मोस्ट इम्पोर्टेंट उनकी एग्जीक्यूशन एबिलिटी क्या है। एंड अगर ये सारी चीज़ें कम भी है, इट्स नॉट 0 and 1, लेकिन कोई भी रेंज में होता है कि भाई उसका माइंडसेट है वो इट इज़ 9 out of 10, स्किल सेट है इट इज़ 6 out of 10, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसकी एडेप्टेबिलिटी, लर्निंग एजिलिटी क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ताकि क्योंकि ये जो कोई भी आइडिया काम के ऊपर काम कर रहे हैं, ज़्यादातर मैं टेक कंपनीज में इन्वेस्ट करता हूँ, तो जो टेक प्रोडक्ट्स वगैरह होती है इट इज़ सम काइंड ऑफ ऑटोमेशन, एंड इन द AI era every automation is being now replaced with another set of automation। तो उनकी प्रोडक्ट चलेगी कि नहीं वो मुझे नहीं पता है, लेकिन उसके पास अगर राइट ब्लेंड ऑफ MSDNX, माइंडसेट, स्किल सेट, ड्राइव एंड एग्जीक्यूशन है, तो प्रोबेबिलिटी है कि जो रिलेशनशिप है, जो बिजनेस है, उनका स्टार्टअप है, इट विल बी सक्सेसफुल मोर लाइकली। वैसे मूनशॉट गेम ही है, लेकिन फिर भी ये उसके इंग्रेडिएंट्स है। तो मैं ये चीज़ देखता हूँ फाउंडर्स में। ओके, एक चीज़ बहुत सारे स्टूडेंट्स है सुनेंगे और बहुत सारे फाउंडर्स भी है, आपके एक्सपीरियंस से आपको क्या लगता है कि किस चीज़ों के लिए AI यूज़ करना चाहिए, किस चीज़ों के लिए AI यूज़ करने से पहले तो 2 बार सोचना चाहिए, कौन सी चीज़ें? सो AI इज़ अ ग्रेट एक्सेलरेटर। जो काम आपको समझ में आता है, इफ़ यू अंडरस्टैंड द वाई ऑफ इट, इफ़ यू अंडरस्टैंड द वॉट ऑफ इट, देन फॉर हाउ यू मे यूज़ AI। फॉर एग्जाम्पल उन स्टूडेंट्स है, उनको अपनी करियर बनानी है, तो करियर बनाने तो उनमें उनको क्या चाहिए, तो उनको वो आर्किटेक्ट करना है पूरा सिचुएशन कि भाई मेरी करियर में मुझे ये चीज़ें मैं करूँगा, तो मेरी इनिशियल 2-3-4 साल में ये काम करूँगा, उसके बाद मैं ऐसे ग्रोथ करूँगा एट्सेट्रा। वो आर्किटेक्ट करेंगे। देन सेकंड फेज कम्स कि उसको डिज़ाइन करना है। थर्ड इज़ एग्जीक्यूट। तो जो कोई भी लोग पढ़ाई करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये होता है कि जो भी पढ़ाई करते हैं उसका रियल लाइफ में रिलेवेंस उनको समझ में नहीं आता है। बहुत कुछ लोगों को आ भी जाता है लेकिन नहीं भी होता है। तो द कीज़ कि अगर वो ये समझ ले कि वो क्यों कर रहे हैं, फिर वो क्यों को अचीव करने के लिए वो अगर ये हाउ कर रहे हैं, उसके लिए अगर AI यूज़ करे तो इट इज़ वेरी हेल्पफुल। एंड देन इवन मोर इम्पोर्टेंट मेंटल मॉडल इज दे शुड रन एवरीथिंग एज अ प्रोटोटाइप। कि 90 डेज का एक्सपेरिमेंट, प्रोटोटाइप का एक दूसरा नाम हम एक्सपेरिमेंट भी बोल सकते हैं, लेकिन उसका इंटेंशन ये है कि एट द एंड ऑफ द प्रोटोटाइप they have an intention of learning something. If it works, they can continue or amplify it. If it doesn't work, they can pivot. Yep. So ये माइंडसेट है। तो AI को हाउ में यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई कम्युनिकेशन मुझे किसी करना है, ईमेल कम्युनिकेशन करना है, उसके लिए इफ दे यूज़ इट बाय प्रॉपर ग्राउंडिंग, इट्स रियली हेल्पफुल। भावेश भाई, फाउंडर्स के लिए आप क्या रेकमेंड? सो फाउंडर्स के लिए बहुत बड़ा, आई थिंक इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी मैं कह सकता हूँ उसको, कि जैसे हम जब फंडिंग
के राउंड में थे तब हमें एक पता चला कि अगर आप IIT IIM से पास आउट हो तो आपको बहुत इजीली मिल जाता है फंडिंग, क्योंकि आपकी थॉट प्रोसेस या जो माइंडसेट है वो बहुत अलग लेवल पे जाता है. नाउ दैट इज़ अ क्वेश्चन कि ऐसा क्यों है कि एक IIT IIM पास आउट के पास इतना नॉलेज कहाँ से आता है, या चीज़ों को अलग तरीके से देखने का जो नज़रिया होता है वो कैसे वो बिल्ड करते हैं. सो अगर आप फाउंडर हो, आप कुछ नया शुरू करने जाते हो, आई थिंक जितने भी टूल्स हैं ये आपको हेल्प करेंगे टू अचीव दैट काइंड ऑफ क्रिटिकल एनालिसिस की जो किसी भी टॉपिक को देखने का नज़रिया होता है. जैसे सो रिसर्च इज़ दी फर्स्ट पार्ट. सो रिसर्च में AI का सॉलिड यूज़ करना चाहिए, बिकॉज दैट विल गिव यू दैट कॉन्टेक्स्ट कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या ऑलरेडी लोगों ने कर दिया है उस फील्ड के अंदर, क्या बिल्ड किया है, उन्होंने कैसे सोचा है, जो फ्रेमवर्क्स हम यूज़ करते हैं, आप जिसने अभी आपने बताया जैसे वो फ्रेमवर्क्स कैसे वर्क करते हैं. सो एटलीस्ट अगर वो लेवल का नॉलेज आपके पास होता है एज अ फाउंडर, देन यू नो कि आप अफ्रीका में बैठ के किसी छोटे से गांव में अभी ये नहीं सोच रहे हो कि मैं एयरप्लेन बनाता हूँ, वो तो कब के बन चुके हैं, मतलब, और उड़ भी रहे हैं. सो अगर तो वो वाला जो गैप है वो कम हो जाता है. नाउ यू हैव दैट एक लेवल का आपके पास अंडरस्टैंडिंग हो जाता है टू बिल्ड अ प्रोडक्ट और टू प्रोटोटाइप और टू गो टू मार्केट. जो स्ट्रेटेजी होती है वहाँ से आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है. बट हाँ, उसके बाद आपका ओरिजिनल आइडिया जो है वो AI से नहीं आना चाहिए, बिकॉज अगर वो AI से आएगा तो वो कॉपी ही होगा डेफिनेटली 100%. सो वहाँ से AI आपको बंद करना चाहिए. आई थिंक जो रिसर्च पार्ट है उसमें AI स्ट्रांग होना चाहिए. अगेन फिर आप कम्युनिकेशन में जब जाते हो या लैंग्वेज के लिए जब आपको हेल्प चाहिए, देन यू कैन अगेन ऑप्ट फॉर दी AI कि वहाँ से आपको और अच्छा जो लैंग्वेज कमांड है वो मिल सकता है, बट नॉट द इन बिटवीन द ओरिजिनल पार्ट ऑफ आइडिया और स्टार्टअप जो भी हम कर रहे हैं एज अ फाउंडर. ओके, ऑसम. बहुत ज़बरदस्त डिस्कशन हुआ. मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने को पार्ट 2 करना चाहिए. बट इन द इंटरेस्ट ऑफ द लेंथ ऑफ दिस पॉडकास्ट, आई एम कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन. ओके. ये पॉडकास्ट का आइडिया है कि अहमदाबाद के सॉलिड फाउंडर्स की स्टोरीज हम लेके आए, स्टूडेंट्स भी जानेंगे, फाउंडर्स भी जानेंगे. तो भावेश भाई, किसका स्टोरी आप सुनना चाहोगे एज अ ऑडियंस के ए फाउंडर को भी लेके आओ? एक्सेस का प्रॉब्लम नहीं है, हम सेटिंग करके आप जैसे दोस्तों से सेटिंग करके उनको इनवाइट कर पाएंगे. पर किस गिवन अ चॉइस, किसका स्टोरी सुनना चाहोगे? आई थिंक कपल ऑफ जो कंपनीज जो यहाँ पे बहुत अच्छा कर रही है, जैसे पेट पूजा है, ऑल इवेंट्स है, दे आर आई थिंक डूइंग, मतलब काफ़ी लंबे टाइम से वो अहमदाबाद की बैकबोन बने हुए हैं एक तरीके से देखा जाए तो. और वो स्टार्टअप्स है जिनको हम लुकअप करते हैं कि हाँ भाई उन्होंने एक अच्छा वो हासिल किया हुआ है. सो ऐसे बहुत सारे अहमदाबाद बेस्ड स्टार्टअप है. मुझे आई थिंक लगता है कि उनका इंसाइट्स लोगों को बहुत एक्साइट करेगा कि हाँ ये इस अलग फील्ड में उन्होंने कुछ किया है. FTP है जो बहुत अच्छा कर रहे हैं इवेंट्स स्पेस के अंदर. तो ये ऐसे कुछ स्टार्टअप है जिनको आई थिंक आई वुड लव टू सी ऑन दिस पॉडकास्ट. ओके, उज्ज्वल भाई, पर्सनली किसका स्टोरी आप चाहोगे कि ये भी आए इस I पॉडकास्ट think में? Yash from Momentum. I think he has a great story. We know him. वो प्रोडक्ट बेस वैसे उन्होंने कंपनी भी बेच दी. कंपनी बेच दी. तो ग्रिडल था, फिर क्लाइंट जो बनाया, फिर मोमेंटम. सो डेफिनेटली वन इज यश. द अदर फेलो इज जेरेमी फ्रॉम वेंचर स्टूडियो. तो वो बंदा अमेरिकन है, गुजरात में आके रहता है, एंड देन ही इज एक्सट्रीमली सिंसियर. एंड देन उनकी जो एनर्जी है, इट्स वेरी इंस्पिरेशनल टू द स्टूडेंट्स एंड देन डिफरेंट पीपल इंक्लूडिंग अस. तो एक उसको भी बुला सकते हैं. Awesome, so I'll reach out to them. Thank you so much. थैंक यू. एंड आप देखते रहिए, सुनते रहिए रेडियो LJ 90.8 FM, और ईचाई की यूट्यूब चैनल में भी आएगा. एंड we'll see you soon again for the next episode. Thank you so Thank much. you. We had a great time. थैंक यू गाइस. Thank you. थैंक यू.